हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हिंदी की इस क्लास में आज हम सर्वनाम के बचे हुए भाग को पूरा करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको कारक के साथ साथ बचे हुए समय में सर्वनाम के विषय में समझाया था, जिसमें मैंने सर्वनाम के 2 भेद वहां पे पढ़ा दिए थे और उसके संबंध में जो अन्य 4 भेद और बचे हुए हैं उसकी चर्चा मैं आज आपसे करूंगा। तो इन 4 भेदों की चर्चा करने से पहले जो सर्वनाम के विषय में कल मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, पहले मैं उनको रिकॉल करा देता हूँ। सर्वनाम के संबंध में मैंने आपको बताया था, क्योंकि सर्वनाम 2 शब्दों सर्व और नाम से मिलकर बना है, अर्थात इसका अर्थ क्या हो जा रहा था, सर्वनाम मतलब सभी नाम। सब सर्वनाम का अर्थ क्या हो जाता है, सभी नाम। तो मैंने आपको वहां बताया था कि जिन शब्दों का प्रयोग सभी नामों के स्थान पर किया जाता है, और सभी नाम किसके अंतर्गत आते थे, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उसके संबंध में मैंने आपको इसके भेद बताए थे कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें मैंने आपको पुरुषवाचक और निश्चयवाचक के संबंध में वहां पे बता दिया था। पुरुषवाचक में मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम जिनसे पुरुष जाति का बोध हो रहा हो, पुरुष जाति में या तो महिला या पुरुष दोनों या बच्चे किसी का भी, मतलब पुरुष जाति का बोध हो रहा होगा, वह शब्द आते थे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और ऐसे सर्वनाम जो किसी चीज की निश्चितता का बोध कराते थे, किसी वस्तु की निश्चितता का बोध कराते थे, वह किसके अंतर्गत आते थे, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते थे। वहीं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने उसके 3 भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद बताए थे, जिसमें मैंने आपको उसमें उत्तम पुरुष, जिसमें मैं हम इस तरीके के सर्वनाम शामिल थे। फिर आपका मध्यम पुरुष, जिसमें तू तुम आप तुमने इस तरीके के सर्वनाम शामिल थे। और इसके अतिरिक्त मैंने तीसरा भेद बताया था अन्य पुरुष, जिसमें वह यह ये सब सर्वनाम शामिल थे। उत्तम पुरुष में मैंने आपको ये बताया था कि यह जो वक्ता होता, वक्ता या लेखक के लिए इसका यूज होता है। और जो आपका मध्यम पुरुष था, उसका जो है यूज किसके लिए, श्रोता के लिए उसका प्रयोग होता है। और साथ ही साथ जो अन्य पुरुष है, तो आपका वक्ता, लेखक और श्रोता को छोड़कर अन्य के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था, वह उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते थे। वहीं भी एक प्रश्न मैंने आपको और बताया था कि यदि आपसे सर्वनाम के भेद पूछे जाएंगे तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन यदि डायरेक्ट आपसे सर्वनाम की संख्या पूछ ली जाए तब आपको याद रखना है सर्वनाम की कुल संख्या मूल रूप से 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो उसी क्रम में मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इन दोनों को मैंने लिख दिया कि मैंने पिछली क्लास में इनके संबंध में बता दिया आपको, और जो भी पॉइंट मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे वो आज रिकॉल भी करा दिए। और एक चीज और भी थी कि पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में कुछ ऐसे सर्वनाम थे जो दोनों में कॉमन थे, तो उसके भेद को भी मैंने वहां पे स्पष्ट कर दिया था। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपनी तीसरे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। कौन सा सर्वनाम पढ़ना है सबसे पहले, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या कह रही है कि जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, ऐसे सर्वनाम कि जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता होगा, वह किसके अंतर्गत आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे कोई, कुछ, तो कोई और कुछ ये 2 ऐसे सर्वनाम है जिनको पढ़ते ही पता चल रहा है कोई निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, बल्कि ये अनिश्चित है। किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, ये हमको निश्चित नहीं है, इसलिए यह किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे इसका उदाहरण है, कोई आ गया तो क्या करोगे। जैसे सीधे से शब्दों में आप समझिए, जैसे मैंने एक शब्द बोला कोई आ गया, तो कोई आ गया, तो कोई एक सर्वनाम है और इससे यह बात निश्चित नहीं हो रही है कि आखिर कौन आया है। तो जहां पे बात निश्चित ना हो रही हो, जिन सर्वनामों से वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा होगा, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया। अब कुछ शब्द तो लगा दिया गया, लेकिन उसने क्या, किताब नहीं ली, मेज नहीं ली, चाय नहीं ली, पानी नहीं ली, इस चीज का कोई निश्चितता नहीं वहां पे स्पष्ट हो रही है, इसलिए यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो अनिश्चयवाचक में आपको ये 2 शब्द याद रखने हैं, कोई और कुछ। अधिकतम जो आपको प्रयोग मिलेंगे कोई कुछ के मिल जाएंगे। फिर एक यहाँ पे मैंने लिखा है, एक नोट में बात याद रखिएगा कि कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द समूह ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है, उनके विषय में भी आप याद रखिएगा। जैसे शब्द आ सकता है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि सब में कोई या कुछ का प्रयोग तो हो ही रहा है, चाहे बात शब्द समूह की जाए या कोई कुछ शब्द की जाए, शब्द की जाए, ये किसके उदाहरण है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और जो भी शब्द समूह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, उनमें कहीं ना कहीं इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कुछ ना कुछ में कुछ का प्रयोग हो गया, कोई ना कोई में कोई का प्रयोग है, सब कुछ में कुछ का प्रयोग है, हर कोई में कोई का प्रयोग आ गया, कुछ भी में कुछ का प्रयोग है, और कुछ कुछ में किसका प्रयोग है, कुछ का प्रयोग किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप समझ गए होंगे। फिर आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। महत्वपूर्ण सर्वनाम है कि जिस सर्वनाम का
किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि ऐसे सर्वनाम जिससे किसी संज्ञा से या किसी दूसरे सर्वनाम से आपसी संबंध स्थापित हो रहा होगा उसको क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें आपको जो, सो, जैसा और वैसा ये 4 सर्वनाम मिल जाएंगे। जो और सो मूल रूप से जो और सो 2 सर्वनाम है और इन्हीं के रूपांतरित रूप जैसा और वैसा भी है। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे जो, सो मिल जाए आपको, ये किस सर्वनाम के उदाहरण होंगे? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे अभी हम वाक्य में जब इसका प्रयोग आपको बताएंगे तो बहुत स्पष्ट तरीके से आप देख पाएंगे कि इससे संबंध का बोध हो रहा है। जैसे जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लो राम आया है तो राम जाएगा। तो इस जो और सो से इस बात का संबंध स्पष्ट हो रहा है कि जो आएगा, जो आया है सो जाएगा। तो चूंकि इससे संबंध स्पष्ट हो रहा है इसलिए यह किसके उदाहरण हो जाएंगे? संबंधवाचक के उदाहरण हो जाएंगे। मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे। दूसरा है कि जो करेगा वह भरेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा जो करेगा वह भरेगा, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो करेगा वह भरेगा, तो यहाँ पे सर्वनाम हमको कौन सा मिल गया? वह। कौन सा सर्वनाम मिल गया? वह सर्वनाम मिल गया। और वह किससे संबंध स्थापित हो रहा है? जो से। तो कौन सा ऐसा सर्वनाम है जिससे संबंध स्थापित किया जा रहा है? तो चूंकि वह यहाँ पे आया है, या तो आपका मैंने आपको बताया था कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और इस पुरुषवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण आ रहा है इससे संबंध किससे स्थापित, मैंने यहाँ परिभाषा में आपको क्या बताया कि किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाएगा। तो वही बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे बीच में वह आ गया जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम है और इससे संबंध स्थापित कौन सा शब्द कर रहा है? जो। तो इसलिए जो किसका उदाहरण हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। जो करेगा वह भरेगा, जो का संबंध किससे? वह से स्थापित हो रहा है, इसलिए यह जो शब्द क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। मेरे हिसाब से आप समझ पाएंगे। आपको ये 2 शब्द जरूर पकड़ लेने हैं, जो और सो। जहाँ पे जो और सो आ जाए आप समझ लीजिएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर मैंने लिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि आप इसमें जब प्रश्नवाचक शब्द को पकड़ लेंगे और आपसे वहां पे सर्वनाम पूछा जाएगा तो बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। जैसे प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जब ऐसे सब प्रश्नवाचक शब्द ऐसे आ जाएंगे तो आप किसके उदाहरण होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। इसमें आपको कौन और क्या और भी प्रश्नवाचक शब्द मिल सकते हैं। आपको मूल रूप से कौन और क्या याद रखना है। जैसे यहाँ पे बात की गई कौन आया था, कौन आया था, तो पहली चीज तो यह होगी कि आप इसमें ये, आपको जैसे ये प्रश्न जब दिया जाएगा आपसे, जब इसमें सर्वनाम छांटने के लिए पूछा जाएगा तो सबसे पहली बात तो हमको इसमें ये पकड़नी होगी कि आखिर कौन आया था में सर्वनाम कौन सा शब्द है। तो मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं अगर इस वाक्य को दूसरे तरीके से बोलूं तो मैं कह सकता हूँ मोहन आया था, मैं कह सकता हूँ मोहन आया था। तो चूंकि मोहन क्या है? संज्ञा है। अब मोहन के स्थान पर किसी ने जब एक प्रश्न पूछा तो उसने मोहन को हटा के क्या कर दिया? कौन आया था। तो चूंकि इस मोहन के स्थान पर कौन का प्रयोग हुआ है तब इससे यह बात स्पष्ट हो गई, यस इसमें सर्वनाम क्या है? कौन इसमें सर्वनाम है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ प्रश्न पूछने की बात की जाएगी वह किसके अंतर्गत आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि यह बात की गई कि कौन आया था, कौन आया था इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, वहीं से यह बात स्पष्ट हो गई यह उदाहरण किसका है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। फिर है कि वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। तो पहली चीज जो इसमें वह आ गया, वह किसका उदाहरण है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, या तो जैसे ये वाक्य दिया वह क्या कर रहा है, तो इसमें उसने इस वह को अंडरलाइन कर दिया और आपसे पूछ लिया कि यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तब ये चूंकि सर्वनाम इसमें क्या भी है, लेकिन फिर हमारा मतलब इस क्या से नहीं रह जाएगा, क्योंकि अंडरलाइन वह को किया गया है। तब हमको बताना होगा कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक में भी किसका है? अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण है। लेकिन यदि इस वह को हटा के वह को अंडरलाइन नहीं किया गया है बल्कि क्या को अंडरलाइन कर दिया, अब आपसे पूछा जाए कि यह किसका उदाहरण है, तो चूंकि यह प्रश्नवाचक शब्द आ गया है आप तुरंत पकड़ पाएंगे कि जो यह क्या है इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। फिर है दूध में क्या गिर पड़ा, दूध में क्या गिर पड़ा। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमको ये पकड़ना होगा कि आखिर इसमें सर्वनाम शब्द है कौन सा। जैसे इसमें दूध आ गया तो दूध हमको पता है कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। तब ये तो सर्वनाम होगा नहीं। गिरना क्या है? क्रिया है। गिरना क्या है? क्रिया है। तब इसमें जो क्या शब्द बच रहा है यही, और आपका ये में कारक हो जाएगा।
तो जो क्या शब्द बचा है यही सर्वनाम है। और जैसे आपने क्या देखा, क्या से आप पकड़ पाएंगे किसका उदाहरण है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। मेरे हिसाब से प्रश्नवाचक सर्वनाम को भी आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। सबसे सरल सर्वनाम मुझको यही लगता है, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम में जब बात कोई स्वयं के लिए करे, खुद के लिए कोई बात की जा रही हो, ऐसे शब्द का प्रयोग जो जिससे उच्चारण खुद का आ रहा हो, मतलब स्वयं का उच्चारण आ रहा हो, वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। यदि इसकी परिभाषा की मैं बात करूं, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और या अन्य पुरुष में निजत्व का मतलब क्या होता है, स्वयं का बोध कराए, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, इसमें एक शब्द आ जाएगा आप, अपने, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपने देखा कि जो यहाँ पे आप शब्द आया, अगर आपको रिकॉल हो पा रहा होगा तो मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम में जो आपका मध्यम पुरुष में बताया था, उसमें भी इस आप को आपने देखा होगा। ये आप शब्द आया है, जब मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया था, वह मध्यम पुरुष में भी इस आप शब्द को मैंने बताया था। तो इस आप शब्द के अंतर को भी मैं अभी यहाँ पे स्पष्ट करूंगा, तो आप उसको भी समझिएगा कि आप शब्द जो है वह आपका निजवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होता है और साथ ही साथ पुरुषवाचक सर्वनाम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे ही आप इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, आप स्वतः ही, आप अपने आप ही इस बात को समझ जाएंगे कि इस सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक के रूप में हुआ है या पुरुषवाचक के रूप में हुआ है। जैसे मैंने इसमें उदाहरण लिया है कि वह स्वयं गाड़ी चलाती है, वह स्वयं गाड़ी चलाती है। अब इसमें देखो दो सर्वनाम मिलेंगे आपको, इसमें दो सर्वनाम मिलेंगे। पहला तो सर्वनाम ये मिल गया, तो यह किसका उदाहरण है, पुरुषवाचक का, तो वह मिल गया, यह भी एक सर्वनाम है। और यह किसका उदाहरण है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। लेकिन साथ में आपको यहाँ पे मिल गया स्वयं। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, एक को इसमें अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा यह किसका उदाहरण। यदि वह को अंडरलाइन किया गया तब आप समझ पाएंगे कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और यदि इस वह को अंडरलाइन न करके स्वयं को अंडरलाइन कर दिया गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे सर्वनाम जिनसे खुद, यानी कि खुद की बात का बोध हो रहा हो, वह किसके उदाहरण होंगे, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। तो स्वयं का मतलब क्या होता है, स्वयं यानी कि मैं खुद अपने लिए बात कर रहा हूँ, वह स्वयं गाड़ी चलाती है, इससे यह जो स्वयं हो जाएगा यह किसका उदाहरण हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। फिर आ गया तुम अपने आप। अपने आप से भी किस शब्द का बोध हो रहा है, अपने आप से भी स्वयं शब्द का बोध हो रहा है, इसलिए तुम अपने आप खा लेना किसका उदाहरण हो जाएगा। और इस अपने आप पे जब अंडरलाइन कर दिया गया तो यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और यदि यहाँ पे अगर तुम पे अंडरलाइन कर दिया जाता तो यह किसका उदाहरण होता, यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता और उसके भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का ये भेद हो जाता। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे लिखा कि यह कार्य मैं आप कर लूंगा। देखो यहाँ पे आप का प्रयोग किया गया, यह कार्य मैं आप कर लूंगा। कहीं कहीं यदि आपको ऐसा प्रयोग मिल जाए कि यह कार्य मैं आप कर लूंगा, तब भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप का प्रयोग स्वयं के लिए हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। तो कहीं कहीं आपको याद रखना है कि स्वयं के लिए भी आपका प्रयोग कर दिया जाता है, तो यह प्रयोग गलत नहीं है। और चूंकि इस जब वाक्य को मैंने पढ़ा तो इससे स्पष्ट हो गया कि यह जो इसमें आप लगा है यह पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए लगा है, इसका अर्थ स्वयं के लिए निकल रहा है, इसलिए यह किसका उदाहरण हो जाएगा, यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि निजवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध हो रहा हो, खुद का बोध हो रहा हो, वह किसका उदाहरण होगा, निजवाचक का उदाहरण होगा। और मैंने इस आपके संबंध में बता दिया कि इसका प्रयोग पुरुषवाचक में भी होता है। पुरुषवाचक में जो आपका मध्यम पुरुषवाचक है, वहां किसी के लिए आदर पूर्वक बात करने के लिए, किसी के लिए आदर दर्शाने के लिए इस आप का प्रयोग किया जाता है। और वहां पे जब मैंने आपको बताया कि किसी पुरुष के लिए किसी ऐसा शब्द हो जो पुरुषवाचक का बोध करा रहा हो, जब उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा तो यह पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब यह निजत्व की बात करेगा, स्वयं की बात, ऐसा इसका अर्थ निकल रहा होगा कि इससे स्वयं की बात की जा रही है, तब यह किसका उदाहरण हो जाएगा, निजवाचक का उदाहरण हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में मैंने इसकी एक हेडिंग ली भी है कि निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग। आखिर निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग कैसे होता है, मैंने क्या लिखा है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए निश्चय यानी कि खुद के लिए वह बात निश्चित की जाती है कि यह बात मैं ही कह रहा हूं और उसके लिए यदि आपका प्रयोग किया गया है तो किसका उदाहरण हो जाएगा, निजवाचक का। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है कि मैं आप वहीं से आया हूं, मैं आप वहीं से आया हूं, तो यहाँ पे क्या है, मैं आप वहीं से आया हूं, इसमें आपका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में न करके क्या कहा जा रहा है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि मैं स्वयं भी वहीं से आया हूं। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि मैं स्वयं भी वही जहां की आप बात कर रहे हैं, मैं स्वयं भी वहीं से आया हूं। इसलिए इसका प्रयोग चूंकि स्वयं के लिए यानी कि निजत्व के लिए किया जा रहा है, इसलिए आप किसका उदाहरण हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। वही दूसरी लाइन में मैंने लिखा है
कि दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, या दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए इस आप का प्रयोग किया जाएगा, तब भी यह निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने को, अपने से किसका उदाहरण आ रहा है, यानी कि स्वयं का उदाहरण है कि वह स्वयं को सुधार रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तीसरी लाइन में मैंने लिया है सर्वसाधारण के अर्थ में कि आप भला तो जग भला। आप भला का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पुरुषवाचक के लिए नहीं यूज हो रहा है। आप भला का मतलब क्या होता है कि यदि आप स्वयं भले हैं तो पूरा संसार भला है, इसलिए आप जब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे और यदि इसमें निजत्व का बोध यानी कि स्वयं का बोध हो रहा होगा, तब यह किसका उदाहरण हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि यह दोनों में कॉमन है, इसलिए एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उठाता है, और मेरे हिसाब से मैंने इतने साधारण शब्दों में इसको समझा दिया है कि आप बहुत आसानी से इसका, यदि पुरुषवाचक में प्रयोग हुआ होगा तब भी आप पकड़ पाएंगे, और यदि निजवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग हुआ होगा तब भी आप बहुत आसानी से इस अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे। इसके बाद मैंने एक और शब्द यहाँ पे लिया है, आप आजकल, दो ये मैंने वाक्य लिए हैं यहाँ पे कि आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं और वह आप ही पढ़ लेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इसके अंतर को बहुत साधारण तरीके से मैं स्पष्ट कर दूंगा। जो मैंने ये दो वाक्य लिए हैं यहाँ पे कि आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं, तो आप पहले इसमें पहचानना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो सबसे पहले हमको मिल गया आप, सर्वनाम कौन सा है, आप। अब हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि इस आप का प्रयोग सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत किया गया है। देखिए इससे स्पष्ट क्या हो रहा है, मैंने मान लीजिए मेरे सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे लिए आदरणीय है, तो या तो अगर वो मुझसे छोटा होता तो मैं उससे कहता कि तुम आजकल क्या पढ़ रहे हो, तो तुम का प्रयोग किस में आता था, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता था। लेकिन चूंकि वह सामने वाला सदस्य मेरे लिए, सामने वाला जो व्यक्ति है वह मेरे लिए आदरणीय है, इसलिए मैंने उससे पूछा कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। तो आपका प्रयोग यहाँ किसके लिए हुआ, किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है, मैं अपने स्वयं के लिए इसका प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यह किसका उदाहरण हो जाएगा, यह आपका पुरुषवाचक का उदाहरण हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, पुरुषवाचक का उदाहरण हो जाएगा। और पुरुषवाचक में भी यदि आपसे भेद पूछ लिया जाए तो मैंने आपको बताया है कि तू, तुम और आप ये ऐसे शब्द हैं जो मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं, तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया वह आप ही पढ़ लेगा, यहाँ पे प्रयोग कैसे हुआ है, वह आप ही पढ़ लेगा, कहने का मतलब यह है कि वह खुद ही, यानी कि स्वयं ही वह पढ़ लेगा, वह खुद ही पढ़ लेगा। तो यहाँ पे चूंकि इस आप का प्रयोग निजत्व का अर्थ दर्शा रहा है, निजत्व के अर्थ का बोध करा रहा है, इसलिए यह किसका उदाहरण हो जाएगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत साधारण अंतर, जो इसका बहुत साधारण शब्दों में इसके अंतर को मैंने समझा दिया है, आप समझ गए होंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आप समझ जाएंगे। और एग्जाम में प्रश्न यहाँ से उठता है और आपको विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को भी मिलेगा। फिर मैंने यहाँ पे नोट में एक बात लिखी है कि जब यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो के ठीक बाद संज्ञा होती है तो यह विशेषण हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो ये यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, ये सारे शब्द सर्वनाम के अंतर्गत भी आते हैं, सर्वनाम के अंतर्गत भी आते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इन शब्दों के ठीक बाद में यदि किसी संज्ञा का प्रयोग हो गया है तो यह सर्वनाम ना होकर बल्कि विशेषण के रूप में कार्य करने लगते हैं या विशेषण हो जाते हैं। जैसे मैंने वाक्य यहाँ पे लिखा है, यह आ गई, यह आ गई। देखो यहाँ यह के बाद कोई संज्ञा नहीं, यह के बाद कोई संज्ञा तो नहीं आ रही। जब यह के बाद कोई संज्ञा नहीं आई है तो यह आ गई, मैंने किसी के बारे में कहा कि जैसे राधा आ गई, मैंने कहा राधा आ गई, और राधा की जगह पे मैंने उस राधा के नाम को हटा के यह का प्रयोग कर दिया कि यह आ गई। तो क्या हो गया कि संज्ञा के स्थान पर चूंकि मैंने इसका प्रयोग किया है, इसलिए यह किसका उदाहरण है, सर्वनाम का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया, सर्वनाम का। लेकिन यहाँ पे देखिए यह किताब कैसी है, तो यहाँ पे एक शब्द मैंने यह लिया और इसके ठीक बाद संज्ञा लगी है, इसके ठीक बाद संज्ञा आई है कि यह किताब किसकी है। तो जब आपको याद रखना है कि इन सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाती है तब यह किसके रूप में कार्य करेंगे, या विशेषण के रूप में कार्य करने लगेंगे। इस बात को आप याद रख सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको एक उदाहरण समझाया था, जब मैंने किताब उठा के आपको एक उदाहरण ऐसे समझाया था कि यह मेरी किताब है। मैंने क्या कहा था कि यह मेरी किताब है। तो देखो किताब और यह के बीच में मैंने एक और सर्वनाम मेरी का प्रयोग कर दिया था, इसलिए यह क्या हो गया था, सर्वनाम का उदाहरण हो गया था। लेकिन यहाँ पे सीधे क्या कहा गया कि यह किताब कैसी, मैंने कहा यह किताब कैसी है। तो यहाँ पे यह के ठीक बाद किताब का प्रयोग यानी कि संज्ञा का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए जो यह शब्द हो जाएगा, या किसका उदाहरण होगा, यह शब्द विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ पाएंगे। और यहाँ से भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न बना के पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे दे देगा कि यह किताब कैसी है, निम्नलिखित में से आपसे ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है, और उसमें 3 ऑप्शन देगा, चौथा लिखा होगा इनमें से कोई नहीं।
तब आपको फंसना नहीं है, बल्कि इनमें से कोई नहीं का आंसर आपको लगा देना होगा, क्योंकि जो यह शब्द है या किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है, विशेषण के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। फिर सबसे लास्ट में मैंने लिया है सर्वनाम का पद परिचय। मैंने संज्ञा में भी आपको बताया था और सर्वनाम में भी बताऊंगा। सर्वनाम का पद परिचय आपको, जैसे कोई वाक्य पद परिचय कैसे पूछा जाएगा, और पद परिचय आपके लिए जरूरी इसलिए है कि इस जो आपका वाक्य शुद्धि के प्रश्न आएंगे वह आप इस पद परिचय को अगर समझ लेंगे तो बहुत आसानी से उनको बना पाएंगे। इसमें सबसे पहली बात, जब आपको वाक्य दिया होगा तो उसमें यह पहचानना होगा कि सर्वनाम कौन सा है, फिर सर्वनाम किस भेद का है। अगर भेद को आपने पहचान लिया तो सर्वनाम के साथ किस कारक का प्रयोग हुआ, कौन सा लिंग का प्रयोग हुआ, बहुवचन है या एक वचन है, साथ में जो आपका क्रिया कौन सी है, तो ये सब चीजें पहचाननी होंगी। तो वही बात मैंने लिखी है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक शब्द लिया है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यदि आपसे यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, तो सबसे पहले तो हमको ये पकड़ना होगा कि इसमें सर्वनाम कौन सा है, मैं। कौन सा सर्वनाम है, मैं। और मैं हमको पता है किस भेद के अंतर्गत आता है, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और अगर और डीप में आपसे पूछ लिया गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो मैंने 3 भेद आपको बताए थे, उन 3 भेदों में से यह किसके अंतर्गत आता है, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको किसमें बताया था, उत्तम पुरुषवाचक में बताया था। तो पहली चीज इसमें सर्वनाम मैं हो गया। यह किसका उदाहरण है, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि मैं सर्वनाम है, इसका पुरुषवाचक और उत्तम पुरुष का उदाहरण। फिर यहाँ पढ़ता से क्या स्पष्ट हो गया, पढ़ता से ये स्पष्ट हो गया कि यह कैसा है, पुल्लिंग है। कैसा है, पुल्लिंग है। जो आपका मैं है कैसा है, पुल्लिंग है। फिर एक वचन का उदाहरण है, और कौन सा कारक है, कर्ता। मैंने क्या बताया था कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह कर्ता होता है। तो यहाँ पे पढ़ने का कार्य कौन कर रहा, मैं कर रहा हूँ, इसलिए यह कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। फिर इसमें क्रिया कौन सी है, पढ़ना क्रिया है। कौन सी क्रिया है, पढ़ना क्रिया है। तो इस हिसाब से सर्वनाम का पद परिचय मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से नीचे मैंने लिखा है, चाय में कुछ पड़ा है। चाय में कुछ पड़ा है। तो अब पहली चीज तो इस वाक्य में हमको ये पहचानना होगा कि आखिर कारक कौन सा और कौन सा आपका सर्वनाम है, कौन सा शब्द इसमें सर्वनाम है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक शब्द मिल गया कुछ, और कुछ का उदाहरण मैंने आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत बताया है। तो पहली चीज तो पता चली कि इसमें सर्वनाम कौन सा है, कुछ है, और यह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो आपका ये कुछ अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत, अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आपसे यदि इसका वो पूछ लिया जाए कि किस आपका कौन सा लिंग होगा इसमें, अगर आपसे इसके लिंग के संबंध में पूछ लिया जाए, तो चूंकि यहाँ क्रिया में मैंने देखा पढ़ा है, क्या लिखा है इसमें लास्ट में आ रहा है, इससे ये स्पष्ट होगा कि यह पुल्लिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, पुल्लिंग का। अच्छा, अगर यहीं पे ये होता कि कुछ पढ़ी है, कुछ पढ़ी है, तो इस हिसाब से स्त्रीलिंग का उदाहरण हो जाता। और उसके बाद कुछ पढ़ा है, एक वचन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, एक वचन का उदाहरण है। अच्छा, अगर इसमें मैं आपसे ये पूछूं कि आखिर इसमें कर्ता क्या है, तो कर्ता इसमें चाय है, और आपका ये कुछ क्या हो जाएगा, यह कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा, कर्म कारक का। तो इस हिसाब से आप सर्वनाम के पद परिचय को समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से जो सर्वनाम का पूरा कॉन्सेप्ट था, बहुत आसानी से, विगतवार और साथ ही साथ जितना साधारण शब्दों में हो सकता था, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। और सर्वनाम के इस टॉपिक को मैं यहीं पे समाप्त कर दूंगा, क्योंकि अब इसके बाद हमको विशेषण पढ़ना है। तो जो सर्वनाम के संबंध में जितना जो कुछ था वो मैंने सब कुछ आपको स्पष्ट कर दिया है, और सर्वनाम से बनने वाला प्रश्न अब आपकी परीक्षा में नहीं छूटेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।